नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नायब सिंह सैनी ने लाडवा बस स्टैंड से नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बसें लाडवा से जोधपुर वाया सालासर और लाडवा से ज्योतिसर के रूट पर चलेंगी। सीएम सैनी ने कहा कि लाडवा बस स्टैंड से रोजाना निर्धारित रूटों पर इन बसों का संचालन किया जाएगा। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। सीएम नायब सिंह सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा के उमरी गांव के दौरे पर पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र के 9 गांवों में धन्यवादी दौरे किए। साथ ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी मुलाकात की। सीएम नायब सैनी ने गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं भी सुनी और इसी के साथ सीएम सैनी ने कहा कि जिस तरह अभी तक डबल इंजन की सरकार हरियाणा में विकास करती आई है, आगे भी इसी तरह से कार्य निरंतर जारी रहेंगे। चौधरी जी हमारे बीच में हैं। केंद्र के कार्यक्रम थे 2050 का, उसके अंदर जो केंद्र जो आगे विकास के कार्य हमने करने हैं, चाहे वो पानी को लेकर के है, चाहे स्वास्थ्य विभाग को लेकर के है, या सीवर की बात है, या कोई घर में रेन्यूअल बनना है, हमने विभिन्न कामों को कल मंजूरी दी है और उसका हरियाणा के लाभ मिलेगा। हमारी सरकार ने भी कहा है कि हम तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने लाडवा के लोगों का आभार जताया हुआ है और उन्होंने धन्यवाद भी किया है। विधानसभा के विभिन्न गांवों का धन्यवादी दौरे के निमित्त आज मैं यहां पर आया हूं। लाडवा के लोगों ने एक बड़ा सम्मान और सबसे ज्यादा कमल के फूल को वोट दे करके यहाँ से कमल का फूल खिला करके हरियाणा को मजबूत करने का निर्णय इन्होंने लिया है। मैं आज धन्यवादी दौरे में सभी लोगों से मिल रहा हूं और उनका धन्यवाद कर रहा हूं कि उन्होंने जिस अपेक्षा के साथ वोट दिया था उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी लेकर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को। मुख्यमंत्री नायब सैनी कुरुक्षेत्र के गांव बीड़ मथाना पहुंचे और जहां पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ मंदिर में आशीर्वाद प्राप्त कर जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हमारी सरकार अपनी समान विकास वाली नीति के साथ क्षेत्र और क्षेत्र के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने बुधवार को नई दिल्ली पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। कल्याण दोपहर को संसद भवन पहुंचे, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई दी और इस दौरान दोनों पीठासीन अधिकारियों के बीच विधायी कामकाज को लेकर चर्चा हुई। तो अरविंद कल्याण ने मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। ओम बिरला ने से जो है ये मुलाकात हुई है। शिष्टाचार मुलाकात के बीच कई मुद्दों को लेकर अहम चर्चा हुई। तो वहीं अपने दिल्ली दौरे के दौरान हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब से भी मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच में कई विषयों पर चर्चा हुई।
तस्वीर देखिए आप, जहां पर जो है कई विषयों को लेकर जो है दोनों के बीच में चर्चा हुई है। और ये दिल्ली दौरे के दौरान जो है हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण और बिप्लब देब के बीच में जो है भेंट हुई, वार्ता हुई और कई अहम मुद्दों को लेकर यहां चर्चा संपन्न हुई। तो बिप्लब देब से हरविंद्र कल्याण यहां पर मिले और दोनों के बीच में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उधर जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा ने अधिकारियों की बैठक ली और जिसमें उन्होंने हरियाणा के लोगों तक स्वच्छ जल मुहैया करवाए जाने के निर्देश दिए। बता दें कि अब 10,000 से ज्यादा आबादी के गांव में शहरी तर्ज पर सीवरेज और पेयजल की सुविधा दी जाएगी और लगभग 150 गांवों में ये काम चल रहा है। भविष्य में आबादी बढ़ने पर भी दिक्कत ना हो, इस तर्ज पर भी काम किया जा रहा है। वहीं हर घर नल हर घर जल योजना को साकार किया जाएगा। इसके साथ ही नई रेगुलाइज कॉलोनियों में भी जल्द सीवरेज और पेयजल की सुविधा दी जाएगी और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार सहनीय नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस पर काम किया जाएगा। विस्तार से मीटिंग की गई है क्योंकि पब्लिक हेल्थ का महकमा सीधा लोगों से जुड़ा हुआ है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी एक सपना है, उनका एक नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल। उसके तहत जल जीवन मिशन के तहत भी हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट का शेयर होता है, उससे जो पैसा आया उसके काम लगभग कंप्लीट कर लिए गए हैं। अमृत योजना के तहत शहरी क्षेत्र के अंदर कार्य नई पाइपलाइन बिछाने का हुआ है, कहीं नई आबादी है तो उसका भी हम बिछाने का काम कर रहे हैं। और चाहे गाँव के अंदर और चाहे शहर के अंदर अब भी जो कुछ रह गया है उसके भी एस्टिमेट बना करके हम जल्दी से जल्दी उसका पाइपें बिछा करके लोगों को स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। सिंचाई और महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने दोनों विभागों की रिव्यू बैठक ली और बैठक के बाद श्रुति चौधरी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इरिगेशन और महिला और बाल विकास विभाग की बैठक उन्होंने ली है और उन्होंने इसमें रिव्यू किया है कि कौन सी योजनाएं चल रही हैं। बैठकें हुई इरिगेशन डिपार्टमेंट की और विमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की और लंबी बैठकें हुई। सारे के सारे हमारे जो हमने संज्ञान लिया कि किस प्रकार से प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं, उनका क्या प्रोग्रेस है और टाइमलाइंस क्या है। और यही नहीं, जैसे आपको पता है कि जो सिंचाई विभाग है एक आप में एक बहुत बड़ा विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। पानी को लेके डायरेक्टली लोग इससे कनेक्टेड हैं। कहीं भी हरियाणा में दिक्कत ना आए। उधर महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जनता के लंबे समय से चल रहे सब डिपो और वर्कशॉप के इंतजार को लेकर आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव ने हरियाणा राज्य परिवहन नारनौल डिपो के महाप्रबंधक अनित कुमार यादव के साथ वर्कशॉप का निरीक्षण किया, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस निरीक्षण में पता चला है कि सरकार की तरफ से सब डिपो को कोई भी स्वीकृति नहीं मिली है, बल्कि वर्कशॉप के लिए भी वित्त विभाग की कोई मंजूरी नहीं आई है। वर्कशॉप के लिए न ही अधिकारियों और न ही कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं। विधायक ने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सभी प्रक्रियाएं पूरी करें ताकि मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से मुलाकात कर इस परियोजना को शुरू कराने का प्रयास किया जा सके। बता दें कि वर्कशॉप का निर्माण 2018 में प्रस्तावित किया गया था।
देखिए, खामियां तो क्या है कि जो सब डिपो के लिए एक दिमाग में बात थी कि भाई इसको चालू करवाएंगे जी, परंतु इसकी अभी जो फोर्स सेंसिंग है वो नहीं है, बजट अलॉट नहीं हुआ है, एफडी के अंदर फाइल है। तो अभी मुख्यमंत्री जी से मंत्री जी से दोनों से बात करेंगे अभी वो फाइल कहाँ अटकी हुई है। जब तक एफडी से फाइल नहीं आएगी, जैसा विधायक जी ने बताया जो है अभी जो है हमारी एफडी की सैंक्शन रह रही है पोस्ट वाइज जो है, तो जैसी वो लोकेशन होगी अप्रूवल हो जाएगी, उसके बाद जो है शीघ्र इसका चालू हो जाएगा तो काम तो चलो जी। कब से ये फाइलों की प्रक्रिया है वो जारी है? ये फाइलों की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रुकी हुई, उसके लिए विधायक जी जो है आगे करेंगे। नहीं, क्या कारण था जिससे रुकी हुई थी? नहीं, अप्रूवल के लिए बताया आपको, जैसे एफडी अप्रूवल है वहाँ से अप्रूवल होने में 6 साल लग गए, 2018 से प्रक्रिया चल रही है सर। नहीं तो इस बारे में ये नहीं होता 6 साल या जो भी है ये सब। नहीं, आप ये तो बता सकते हो ना लास्ट टाइम कब से फाइलों की प्रक्रिया शुरू हुई थी? लास्ट टाइम भी अभी मेरे आने के बाद भी जो है 7वें महीने में लेटर लिखा है इस बारे में। तो फतेहाबाद के गांव माजरा में शनिवार शाम को मोटरसाइकिल पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक कपड़े की दुकान के शटर पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए थे। युवक एक लेटर भी फेंक कर गए थे जिसमें 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और कहा कि रुपए चाहिए मतलब चाहिए। वारदात के बाद आसपास क्षेत्र में सनसनी फैल गई और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम करने और लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए डीसी विक्रम सिंह यादव ने नवनिर्मित दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे रोड को जल्द ट्रायल के तौर पर शुरू करने की बात कही है। बता दें कि डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर से कैली बाईपास तक दिल्ली मुंबई बडोदरा लिंक एक्सप्रेसवे का काम लगभग पूरा हो चुका है और NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी कहा गया है कि ट्रायल बेसिस पर इसको जल्द ही आमजन के लिए खोला जाए ताकि पता चल सके कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि अभी मथुरा रोड नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक का काफी लोड है, इसीलिए इस काम को जल्द किया जाए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वह गलत दिशा में ड्राइविंग ना करें, दिशा निर्देशन का पालन करें और अगर कोई गलत दिशा में वाहन चलाता है तो उसका चालान भी किया जाएगा। अभी जैसा कि फरीदाबाद शहर में हम देखें तो बल्लभगढ़ के जो कैली गांव है वहां से लेके पलवल तक या उसके आगे भी जो शुरू हो चुका है इसका जो कंपोनेंट है, परंतु जो फरीदाबाद शहर और दिल्ली शहर के अंदर की जो डिस्टेंस है या जो एरिया जो है तो वहां पे काम अभी चल रहा है। फरीदाबाद के अंदर का जो एरिया है दिल्ली बॉर्डर से लेके कैली बाईपास तक वो लगभग हमारा पूरा हो गया है। इसको ट्रायल बेसिस पे मैंने PD NHAI से आग्रह करा है कि ट्रायल बेसिस पे हम इसको शुरू करें ताकि हमें पता भी चले वहां पे कोई अगर कमी है तो या फिर लोगों को भी वहां पे फायदा मिल पाए। खबर फरीदाबाद से है जहां प्रदूषण को लेकर डीसी विक्रम सिंह यादव ने कहा कि कुछ कारणों के चलते हर साल इन दिनों में प्रदूषण बढ़ जाता है। इस बार और बार की अपेक्षा प्रदूषण कम है। साथ ही कोशिश है कि प्रदूषण को और कम किया जाए। इसको लेकर जिला प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं। तो वहीं दिल्ली NCR और अन्य क्षेत्र की बजाय जो है इस बार फरीदाबाद में सबसे कम प्रदूषण है। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि वो मिलकर इस प्रदूषण पर रोक लगाने में मदद करें ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाया जा सके, साथ ही बीमारियों से भी बचा जा सके। बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदूषण और बढ़ता है तो ग्रेप के तीसरे चरण के लिए नियम भी लागू किए जाएंगे। तो जैसे कि अगर हम देखें कि पिछले साल के मुकाबले फरीदाबाद में थोड़ा प्रदूषण का स्तर है वो कम है और साथ ही जो आसपास के जो हमारे बड़े शहर हैं तो उनके कंपैरिजन में फरीदाबाद में स्तर थोड़ा कम है। तो इसमें हमारी टीम्स पूरी कार्यरत हैं, चाहे शहर का एरिया हो गया, चाहे गांव का एरिया हो गया, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, सभी जगह लोग काम कर रहे हैं। साथ ही जो
कार्रवाई की अगर मैं बात करूं तो चाहे 10 साल या 15 साल पुराने व्हीकल हो गए तो उनको चाहे पकड़ने की बात हो, या फिर जो पटाखे हैं तो उनको पकड़ने की बात हो, तो जिला गुरुग्राम से स्थानांतरित होकर आए एसपी नीतीश अग्रवाल ने जिला भिवानी में पुलिस अधीक्षक पद पर कार्यभार संभाल लिया है। बता दें कि एसपी नीतीश अग्रवाल ने कार्यभार संभालते ही डीएसपी और अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने जिले की सुरक्षा संबंधी जानकारी लेकर क्राइम कंट्रोल करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें कि साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए गंभीरता से कार्य किया जाएगा। अधिक से अधिक आम नागरिकों को साइबर अपराधों के दुष्परिणाम के बारे में जागरूक किया जाएगा। युवाओं को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भिवानी का कार्यभार संभाला है और मेरा सबसे ज़्यादा जो जोर रहेगा भिवानी जिले के लिए वो यही रहेगा कि एक तो महिला विरुद्ध अपराध में हम तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें और उसमें हमारे जो केसेस हैं, जो पेंडेंसी है, उसको भी हम कम से कम उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करें। दूसरा, जैसा कि आप सभी को पता है कि साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सभी, क्योंकि साइबर क्राइम में कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होती, तो सभी जगहों पे वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपने जो भिवानी के लोग हैं उनसे भी ये अनुरोध करूंगा कि कोई भी मैसेज या कोई भी व्हाट्सएप आपको अननोन नंबरों से आता है तो उनके लिंक्स पर क्लिक नहीं करें, और कोई भी अगर उनके साथ साइबर रिलेटेड वारदात होती है तो 1930 हमारा हेल्पलाइन नंबर है साइबर का, जो पूरे इंडिया में है, उस पर कॉल करें और तुरंत अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद अब रोडवेज विभाग एक्शन में नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिना वर्दी के चालक परिचालकों के चालान काटे जा रहे हैं, तो वहीं बिना परमिट के चल रही बसों पर भी कार्रवाई लगातार की जा रही है। सिरसा रोडवेज विभाग की बात करें तो अब तक कुल 14 चालान भी काटे जा चुके हैं। इसको लेकर यात्रियों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि जो परिवहन मंत्री ने आदेश जारी किए हैं। महाप्रबंधक अजय दलाल ने बताया कि परिवहन मंत्री के आदेश मिलने के बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो भी चालक परिचालक बिना वर्दी के हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं और आगे से सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। माननीय परिवहन मंत्री जी ने कल मीटिंग ली है और उसकी अनुपालना में हमने आदेश जारी कर दिए कि कोई भी अपनी गाड़ी सरकारी प्राइवेट ढाबों पर रुकेगी नहीं। साथ ही जो भी अपने चालक परिचालक या अपना स्टाफ वर्दी में नहीं है उनके चालान किए जा रहे हैं और उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। हमने प्रोसेस ये स्टार्ट कर दी है, ठीक है, और डेली बेसिस पे भी हम चालान करेंगे, प्राइवेट गाड़ियों का भी और अपनी गाड़ियों का भी। माननीय परिवहन मंत्री जी द्वारा जो आदेश कल पारित किए गए हैं उसकी अनुपालना में आज महाप्रबंधक महोदय द्वारा अलग अलग जगहों में अलग अलग टीमें भेजी जा रही हैं। बस स्टैंड सिरसा पर जो आज अब तक 14 विदाउट ड्रेस के चालान किए जा चुके हैं और अलग अलग जो हमारी टीमें हैं, चेकिंग दस्ते हैं, वो अलग अलग रूटों पे चेक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है, ये वर्दी से हमारी पहचान है और वैसे जब बस में भी हम काम करते हैं तो वर्दी से ही पहचान होती है। सवारियां भी आसानी से पहचान सकते हैं कि कंडक्टर इधर है और कोई भी बिना टिकट के किसी को परेशानी नहीं होती है। बिल्कुल हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात है, वर्दी से ही हमारी पहचान है। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल सभी को वर्दी पहननी चाहिए, पूरे स्टाफ को वर्दी पहननी चाहिए। इसके लिए मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। कुछ इससे एक तो परिचालक की सवारियों के अंदर आइडेंटिफिकेटी होती है, उसकी पहचान हो जाती है कि प्रॉपर इस बस पे ये परिचालक कार्यरत है, और इससे सवारियों को गंतव्य स्थान पूछना, समय पूछना, पहुँच और जो भी उसकी सवारी की जो मेजॉरिटी होती है उस। हाँ जी, ये जो सरकार ने नया कदम उठाया है, जो बस ड्राइवर और कंडक्टर को जो यूनिफॉर्म का जो सिस्टम शुरू किया है, ये बहुत बढ़िया सराहनीय कदम है सरकार का। पहले क्या था कि हमें पता ही नहीं चलता था कि कंडक्टर कौन है और ड्राइवर कौन है, लेकिन अब हमें दोनों की अलग अलग पहचान रहेगी कि ये ड्राइवर है और ये कंडक्टर है, और हम अपनी जो प्रॉब्लम है वो
उनसे शेयर कर सकेंगे। यात्री कहीं ना कहीं अपने आप को इससे सुरक्षित महसूस करता है जी, तो ये एक बहुत ही सरकार का सराहनीय कदम है जी। ये बहुत अच्छा कदम है। हमारे नई सरकार जो बनी है नायब सैनी जी की भाजपा के नेतृत्व में, हमें अच्छा लगा। और प्राइवेट ढाबे पर रुकना है, ये टाइम वेस्ट करना होता है। बस अपने यात्री अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, टाइम से पहुँचें, उन्हें सब सुविधा मिलें। और मैं बीजेपी भाजपा सरकार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस कदम को उठाया। उधर सिरसा के खंड डब्बाली के पंजाब क्षेत्र में चल रही मेहंदी फैक्ट्री में बुधवार को अचानक आग लग गई, जिसमें 3 महिलाएं झुलस गईं। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और जानकारी के अनुसार डब्बाली के पंजाब क्षेत्र के रिहायशी एरिया में रघुकुल खादी ग्राम उद्योग वाटिका नाम से मेहंदी फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें कई महिलाएं काम के लिए आती थीं। दोपहर के दौरान फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। वहीं फैक्ट्री में काम कर रही महिलाएं अंदर फंस गईं, जिससे 3 महिलाएं बुरी तरह से झुलस गईं। बता दें कि आनंद फानंद में तीनों महिलाओं को डबवाली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी चिंताजनक स्थिति को देखते हुए एस हॉस्पिटल बठिंडा में रेफर किया गया है, जहां उनकी स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। सिरसा के रानिया रोड क्षेत्र की बंद पड़ी रजिस्ट्रियों, व्यापारियों और प्रॉपर्टी एडवाइजरों की समस्याओं को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में समस्याओं का समाधान करने के लिए द रानिया रोड प्रॉपर्टी सलाहकार एसोसिएशन की पहली बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित एडवाइजरों ने प्रधान प्रवीण छावड़ा उर्फ रिंकू ने कहा कि रानिया रोड क्षेत्र में दरपेश प्रॉपर्टी संबंधी समस्याओं को उठाया जाएगा। सभी ने एकजुट होकर समाधान का संकल्प लिया। समस्या है अपनी आजकल प्रॉपर्टी आईडी लगवाना, डेवलपमेंट चार्ज भरना या कमीशन के बारे में, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अभी ये 2-4 मिनट अपन सिर्फ संगठन के बारे में, संगठन के प्रति को अपने विचार करना चाहता हूं तो रख सकता है। वैसे मैंने सभी साथियों को जानकारी दे दी है कि देखो, कोई भी अपने संगठन या घर चलाना है उसके लिए वित्तीय तो जरूरी है। इसके लिए इसका हिसाब पूरा श्री अमित जी बंसल कोषाध्यक्ष है, वो पूरा हिसाब रखेंगे और जब भी महसूस करेंगे महीने बाद या 6 महीने बाद मीटिंग के अंदर पूरा उसका लेखा जोखा दिया जाएगा। वैसे तो उस का मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने शुरू में ही कल पहली मीटिंग का हिसाब फेसबुक पे डाल दिया, अच्छी बात है। बाकी फिर भी अपन जो लोग 6 महीने बाद या महीने बाद जैसे उचित समझेंगे, जो भी साथियों का मेहनत का कमाई का पैसा है संगठन के लिए उन्होंने सहयोग दिया है, उसका पाई का हिसाब रखेंगे वो और पूरी सही ढंग से आपको हिसाब किताब देंगे। मैं ये बोल रहा था, कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बेचता है छोटे टुकड़े में, तो पार्ट आईडी वही बनवा के देगा जो बेच रहा है, देने वाला नहीं देगा पैसा उसका कोई भी। डेवलपमेंट चार्ज अपने अब तक जितना भी काम हुआ है सब खरीदार ने भरा है, चाहे खाली प्लाट है चाहे मकान है, एक ही धारा रखेंगे। अब आपस सब लोग सही रहेंगे उसमें जी, अलग अलग ये। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।